जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में दो कहावतें हैं कि जैसे शेर के मुंह से मांस और हाथी के मुंह से गन्ना छीनना संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। एक बार शेर के मुंह में मांस आ जाए, उसके बाद आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसके जबड़े से आप मांस छीन नहीं सकते। उसी प्रकार से एक बार हाथी को गन्ना मिल जाए तो गन्ना आप छीन नहीं सकते, बिना मारे आप वो काम नहीं कर सकते। और यह भी बिल्कुल पक्की बात है कि गंगोत्री से गंगा जी बहती हैं और गंगा जी गंगा सागर में जाके मिलती हैं। अगर कोई ये कोशिश करे, कोई राजनीतिज्ञ ये कोशिश करे, अगर कोई जुमलेबाज ये कोशिश करे कि गंगा सागर से गंगा को बहाए गंगोत्री तक, तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है, केवल ये जुमले में कहा जा सकता है। देखिए, उसी प्रकार से आज के वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें, कोई भी देश अगर ये कल्पना करता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाएगा और अपने देश के उत्पादन को बढ़ाएगा और उसके लिए वो अपना माल चीन को बेचेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए, पिछले 20 साल के अंदर जो चीन ने किया, जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। चीन ने अपने को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया। अब चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे स्टील हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो कंपोनेंट्स हो, हर चीज में साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना, इन्होंने अपना, जापान, इन्होंने अपना आधिपत्य बना लिया और बाकी देश इन पे निर्भर हो गए। अमेरिका भी इन पे निर्भर हो गया, भारत भी इन पे निर्भर हो गया, यूरोप भी इन पे निर्भर हो गया। भारत निर्भर हो गया, इस बात का अगर आप तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 11 साल में, जब से ये सरकार एनडीए की आई है, चाइना से हमारा इंपोर्ट डबल हो गया है और हमारा एक्सपोर्ट केवल 15% बढ़ा है। इसका मतलब हम चाइना के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हैं। इसके प्रतिकूल, इसके विपरीत, अमेरिका से जो हमारा हम एक्सपोर्ट करते थे और जो वहां से इंपोर्ट करते थे, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था और इंपोर्ट बहुत कम था। और हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि अमेरिकन खरीदारी पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि अमेरिका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, उसमें वो खुद काम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि डेवलप्ड नेशन जहां लेबर कॉस्ट कम है वहां पे वो प्रोडक्शन करें और अमेरिकन कंज्यूमर्स को सस्ते दाम पे उपलब्ध कराएं। जैसे लेदर इंडस्ट्री है, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री है। अब हीरे को आप मंगाएं, उसको तराशें और तराशने में भारतीय मजदूरों का काम लें और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट कर दें, अमेरिका में उसको बेच दें। इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट्स, भारत के अंदर कॉटन भी उपलब्ध है, टेक्सटाइल मिल्स भी हैं और टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारे देश की बहुत पुरानी धाक है। बांग्लादेश ने पिछले 10 साल के अंदर हमसे प्रतिस्पर्धा कायम कर ली है, लेकिन हमारी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पकड़ तो है। अच्छा, ये माल हम भेजा करते थे अमेरिका, और अमेरिका के जो कंज्यूमर है वो हाई पेइंग कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर है, ज्यादा पैसे दे पाता है। तो अगर अच्छा, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है, हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार से। तो ये अगर कोई आदमी कल्पना कर रहा है कि जो हम माल अमेरिका को बेचा करते थे, अमेरिका द्वारा 50% का टैरिफ लगाकर उसके कंपेंसेशन हम चीन से दोस्ती में कर लेंगे और अपना माल हम चीन को भेज देंगे, तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि चीन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन का मूल्य है, वो हमारी तुलना में बहुत कम है और उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि उनका लेबर कॉस्ट जैसे हमारे यहाँ कम है, उनका भी कम है, उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका मैकेनाइजेशन, फिर उनके बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स लगी हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड को माल बेचते हैं। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत कम है, हम लोग ज्यादातर, हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है चीजें और हमारे मार्केट के अंदर बिकती है दूसरे देशों की चीजें। तो एक अगर बहुत बड़ी यूनिट होगी और एक बहुत छोटी यूनिट होगी, तो छोटी यूनिट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा और बड़ी यूनिट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। चीन उसका फायदा उठाता है और सस्ता माल
वो बेच के फायदा उठाता है। अब ये सोचना कि क्योंकि अमेरिका ने हमारे माल को खरीदना बंद कर दिया है, हम चीन को बेचकर और चीन से मित्रता करके उसकी भरपाई कर लेंगे, वो उसी प्रकार से है जैसे शेर के मुंह से मांस छीनना और हाथी के मुंह से गन्ना छीनना। तो ये जो एक पूरा प्रभामंडल बनाया जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ कि हम चीन से मित्रता करके कंपनसेट कर लेंगे, यूरोप से मित्रता करके कंपनसेट कर लेंगे, इस पे चलिए विश्लेषण करते हैं। और जो अभी तक सूत्रों के अनुसार खबरें मिली हैं, जिसकी पुष्टि भी थोड़े दिनों के अंदर हो जाएगी, उसको ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमारी विदेश नीति और हमारी आर्थिक नीति किस प्रकार से दिग्भ्रमित हो गई है, अपने मार्ग से भटक गई। पहला ये कि ये बात पहले से डिसाइडेड थी कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आएंगे, और ये क्वाड की मीटिंग हमारे देश के अंदर होनी थी, भारतवर्ष के अंदर होनी थी। और ये था कि जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ट्रेड डील पे निर्णायक निर्णय हो जाएगा। लेकिन अब ये खबर मिली है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है कि वो क्वाड की मीटिंग में भारतवर्ष नहीं आएंगे। तो उनका मीटिंग के कैंसिल किया जाना ये भी एक इंडिकेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से कितने ज्यादा नाराज हैं कि जब उन्होंने, बाइडेन प्रेसिडेंट थे, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, आप आके मुझसे मिलिए, आई वांट टू मीट यू, आई एम ईगर टू मीट यू। और मोदी जी ने गलत कैलकुलेशन करके उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्वाड की मीटिंग में आना संभवतः उस पर इनकार कर दिया, नंबर एक। नंबर दो, चीन के अंदर एक विक्ट्री डे होना है 3 सितंबर को, मोदी जी वहां जा रहे हैं। गोदी मीडिया बता रहा है कि मित्रता के नए आयाम स्थापित होंगे, वो देश से मित्रता के नए आयाम स्थापित होंगे जिसे 1962 में हमने झेला है। गलवान के अंदर हमारे 40 लोगों की शहादत हुई है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल के हिसाब से वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस के बैठा है। सोनम वांगचुक के अनुसार वो लद्दाख के अंदर घुस के बैठा है। उससे मित्रता की बात सोचना। लेकिन जो ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट होना है चीन में 3 सितंबर को, इसमें इन्होंने, चीन ने 25 देशों को आमंत्रण भेजा है। और इस बात को ध्यान से नोट कीजिएगा, उसमें अभी तक आमंत्रण भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं मिला है। तो एक अमेरिका, जो कि क्वेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहां आने वाले थे, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, और चीन ने विक्ट्री डे के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया। इसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर 3-4 महीने पहले एक बहुत बड़े एजिटेशन हुए थे कि भारतीय जो वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि अब उनका एक भारतीय स्वाभिमान जाग गया है, और हर जगह, हर देश के अंदर, अरे जिस देश के अंदर रहते हो, जिसके नमक खाते हो, उसके प्रति वफादारी रखो। जैसे हमारे देश के अंदर भी 142 करोड़ लोग रहते हैं, और अगर वो देश की धरती को छोड़ के दूसरे देशों में नहीं जाते हैं तो भारत माता से उनका प्रथम स्नेह प्यार होना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे देश में जाके बसें और उस देश के अंदर नौकरी करें और 30-30, 40-40 साल नौकरी करें, और उसके बाद आप भारत के लिए ज्यादा नारे लगाएं बल्कि उस देश के जहां की नमक आप खा रहे हैं, तो मैं तो इसको उचित नहीं समझता। भाई, अगर ग्रेट ब्रिटेन मान लीजिए और भारत के बीच में हॉकी मैच हो, और आप इंडियन है बट यू आर सेटल्ड इन यूके फॉर लास्ट 30 ईयर्स, तो आपकी जो एक प्रकार से स्वामी भक्ति होनी चाहिए, पहले यूके के साथ होनी चाहिए, वे भारतवर्ष के साथ होनी चाहिए। और इसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उस देश में गए हैं और उस देश ने आपको प्रोटेक्शन दिया है, नौकरी दी है। जैसे हमारे देश में अगर कोई विदेशी आके बस जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी की पूरी जो भक्ति होनी चाहिए वो अपने देश के प्रति होनी चाहिए, जो उसको पनाह दे रहा है, जिसको पाल रहा है और उसका पालन पोषण कर रहा है। तो न्यूजीलैंड के अंदर तो ये आंदोलन चले। अब ये खबर है कुछ ही दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां बहुत सारे भारतीय जाके रह रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक एजिटेशन होने वाला है बहुत बड़ा, जिसमें वो भारत के लोगों के खिलाफ, और जिस प्रकार से वहां इन लोगों का व्यवहार है, उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और यह भी खबर है कि अमेरिका
जो इस बात से बहुत ज्यादा कुपित था कि हम लोग चाइना से और ब्राजील से जो अपना ब्रिक कंट्रीज के माध्यम से डॉलर को पीछे धकेल कर अपनी करेंसी शुरू करना चाह रहे थे, और भारत चाह रहा था कि इधर भी रहे उधर भी रहे, उसमें ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ब्राजील पे उन्होंने 50% का टैक्स लगाया, हम पे भी टैक्स लगाया, चीन ने तो धमका दिया तो उन पे तो टैक्स उन्होंने कम कर दिया। लेकिन वो चीन पे भी ये अगर दबाव बनाता है और चीन और अमेरिका के मान लीजिए संबंध सुधर जाते हैं, जिसकी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू मेक चाइना ए फ्रेंड। शी जिनपिंग को वो मित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उनका पूरे विश्व के अंदर आधिपत्य होगा, तो उनका टारगेट रूस है, लेकिन उनका टारगेट चीन नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक जा रहे हैं कि वो यूरोप पे भी प्रेशर बना रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, वैसे ही यूरोप भी भारत पे टैरिफ लगा दे। और इस बात की भी बहुत बड़ी संभावना है, जैसे अभी माननीय मोदी जी जापान गए हैं और बहुत सारे एमओयू हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई हैं कि बहुत सारा निवेश जापानीज कंपनीज का भारत में होगा। तो अमेरिका जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज के तारीख में बिहेव कर रहे हैं, वो जापान पे भी प्रेशर बना सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान देना, हमारी विदेश मंत्रालय को ध्यान देना, हमारे वित्तीय सलाहकारों को और ज्ञानियों को ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बार बार निर्णय लेते चले जा रहे हैं, और जैसे उनके दबाव के अंदर कॉटन के प्राइसेस पे और इंपोर्ट पे हमने 11% का टैक्स हटा लिया है, और उसके बाद हम चीन की तरफ झुकते चले जा रहे हैं, जिनसे किसी तरह की कोई संभावना नहीं है कि हमसे मित्रवत व्यवहार करेगा, क्योंकि हम उसके पड़ोसी हैं, हम उसके प्रतिद्वंदी हैं। और अमेरिका भी हमारा सपोर्ट इसलिए करता था कि उसको चाइना को काउंटर करना पड़ता था। लेकिन अगर अमेरिका भी पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़े, उस पाकिस्तान के साथ जिससे चीन पहले ही साथ खड़ा हुआ है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके अंदर उसने खुलेआम अपने सैटेलाइट्स का उपयोग पाकिस्तान को करने दिया, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद अमेरिका ने एक और निर्णय ले लिया है, जिसपे ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कि हमारे यहां से सोलर पैनल्स का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका। तो अमेरिका ने यह भी निर्णय ले लिया है कि सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पे, उनके क्वालिटी पे और उनके कंपोनेंट्स पे, हर चीज पे वो पक्की निगाह रखेंगे, क्योंकि उनके अनुसार जो उनको लगता है कि चाइना से हम सस्ता सोलर पैनल लेते हैं और उसके बाद उसको अमेरिका को बेच देते हैं। और ये सारा का सारा काम कौन करता है? हमारे माननीय मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी साहब। तो गौतम अडानी साहब क्योंकि एसईसी और एफबीआई में फंसे हैं और सोलर पैनल ही के मामले में, इसीलिए अमेरिका उनको टारगेट बना रहा है, उस इंडस्ट्री को टारगेट बना रहा है जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी का आधार है। और उसके बाद जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, अगर अमेरिका के दबाव में यूरोपियन यूनियन हमसे तेल नहीं खरीदेगा, मान लीजिए, और अडानी जी से नहीं खरीदेगा, तो रूस से तेल खरीदने का आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि देश के अंदर उतना कंजम्पशन नहीं है। जो एक्सेस तेल आप खरीद रहे थे, इसको यूरोप में बेच के अंबानी जी बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए ये लगता है कि अमेरिका से इस प्रकार की दूरी और चीन से अपेक्षा कि वो आपका माल खरीदेगा, आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, मेरे ख्याल से उसी प्रकार से है, क्योंकि चीन अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, आपकी कमजोरी का फायदा उठा के अपना माल भारत के अंदर डंप करेगा। और ये चीज अगर कोई कल्पना कर रहा है कि भारत का माल चीन खरीदेगा, तो मेरे ख्याल से एक सपना है जो शायद पूरा ना हो। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अमेरिका से संबंध आज की तारीख हमारे हैं, उसकी वजह से यूरोप से और जापान से और ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध हैं, और दूसरी तरफ वो गुट है जिससे रूस से हमें तेल खरीदने से रोक रहा है वो, और दूसरी तरफ चाइना जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो हमारे जो पुराने शत्रु पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और हम अकेले थले के लिए पड़ रहे हैं। इसे विदेश नीति का पुनर्निरीक्षण और उस पर पुनर्विचार करना, और बड़ी शांति से सभी देशभक्तों को, अपोजिशन पार्टीज को, रूलिंग पार्टीज को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नमस्कार, धन्यवाद।
और प्रणाम।